√2। ठीक है, अब देखो यहाँ से कहानी ने थोड़ा मोड़ ले लिया सर, कॉट इनवर्स 1/√2 कोई वैल्यू होती नहीं मेरे पास, यानी मैं इसको कॉट के टर्म्स में नहीं लिख पाऊंगा, यानी मुझे इसको सर चेंज करना पड़ेगा साइन इनवर्स की फॉर्म में। और ये ध्यान रखना सर कि ITF से मुझे किस में चेंज होना है, ITF में चेंज होना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, इससे मतलब सेम नहीं पूछा गया लेकिन इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सर आपको कैसे पता लगेगा कि सर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, क्या कहते हैं अलीकरम ने अच्छा मिटा दिया, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कॉस A + B वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा वाला लगाना है, या फिर साइन अल्फा प्लस बीटा वाला लगाना है, ठीक है। अब ये आपको पता है कब पता लगेगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2 क्लास 12 का, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें जो कि PYQ थे आपके, ठीक है। अब मैं इसमें ना देखो ध्यान से देखना सर, इसमें ना मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन करा था जिसमें ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि डाउट आपको मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन लेके आया और बच्चों के ना कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर वो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले ये वाला देखो, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना सर डोमेन क्या होता है। एक बार एक चीज़ आप गौर से समझ लो पहले कि सर अगर साइन इनवर्स साइन x होता है, या फिर क्या होता है साइन x साइन इनवर्स x, ठीक है, दोनों में ही रिजल्ट मेरे पास क्या आता है सर, x आता है दोनों में रिजल्ट, ठीक है। अब दोनों में रिजल्ट आता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है सर, इसमें जो x है वो किससे बिलोंग करेगा और इसमें x किससे बिलोंग करेगा, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सर जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो इसमें भी x आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो तब भी मेरे पास x आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सर इसमें जो x है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, आप बताओ, इसकी रेंज मतलब इसकी रेंज क्या होती है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है, -1 से 1 के बीच में आता है ना। और जब आप इसके अंदर -1 से 1 के बीच में रखोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से बिलोंग करती है आपकी, -π/2 से π/2। तो यानी जो इसका आंसर x आएगा वो इसके बीच में आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर जब आप इसका सॉल्व करोगे इन दोनों का तो क्या आएगा सर, इसकी रेंज कहाँ पे जाती है सर, इसकी रेंज जाती है -π/2 से π/2, है ना। तो इसका जब -π/2 से π/2 रखोगे तो फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे तो कुछ वैल्यू देता है, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है, वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब मेरा सवाल ये है कि सर ये साइन इनवर्स x है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ साइन इनवर्स -x² है, ठीक है। तो इसके अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको मैं क्या मतलब ये कहाँ से मेरा बिलोंग करेगा, ये मेरा -1 या फिर 1 से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, इसके बाद क्या है कि मैं माइनस की साइन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, ठीक है। माइनस का साइन इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो क्या है सर, इधर मल्टीप्लाई करा तो सर ये +1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करा तो -1 हो गया, ठीक है। और आप देखो कि ना सर लीनियर इनइक्वालिटीज़ के थ्रू मुझे ये पता है कि सर जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो सर x² फंक्शन अगर मैं ढंग से देखूँ x² फंक्शन को, तो सर x² फंक्शन में अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर लूँ या फिर पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर लूँ, ये मेरे को आउटपुट क्या देता है, ये मेरे को आउटपुट क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट देता है ना। ये कुछ आ रही है बात समझ में। तो यानी कि सर ये जो है कभी भी -1 तो होगा नहीं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, 0 से लेके x² जो है वो 1 के बीच में आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सर इसकी कंडीशन समहाउ कुछ इस वाली कंडीशन से क्लियर हो रही है, देखो ध्यान से, है ना, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर mod x < 1, मानते हो, ठीक है। अब क्या है सर, mod x का और इसका भी सब कुछ सेम सिस्टम होता है, अगर मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या स्क्वायर इधर जाके खोलूँगा, आप सिर्फ इसको भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि सर x² जो है वो आपका 1 की तरफ है। अब इधर आप खोलोगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपका +-1, यानी जो x आपका वो बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये तो आ गया ये रिजल्ट, ठीक है। और इसके थ्रू भी क्या कह सकते हो सर, mod x अगर हटेगा तो दूसरी साइड पे क्या आ जाता है +-1, यानी इसमें भी क्या आएगा सर, x की वैल्यू -1 से
1 के बीच में। ठीक है, थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी आपको, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सर अब आपको ना ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो कि पिछले पार्ट में मुझे ऐसा फील हुआ था कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं, देखो इससे सिमिलर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब ये 14 क्वेश्चन है। देखो, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखो वही वाला कॉन्सेप्ट कि सर इसके अंदर की कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच तक में होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या है सर, 4 को इधर लेके जाओ और 4 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, अब सर ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये क्या आ गया 5। ठीक है, अब मैं एक्स स्क्वायर खोलूँगा तो दोनों साइड पे खोलूँगा तो क्या आएगा सर, प्लस माइनस √3x प्लस माइनस √5 ये आएगा। ठीक है, यानी कि सर एक तो x बिलोंग करेगा आपका किससे किसके बीच में, √3 से √5 के बीच में, और किस में बिलोंग करेगा, एंड x किस में बिलोंग करेगा, √3 माइनस का और माइनस के √5 से, इन दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यानी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर, इसको अगर मैं इंटरवल में लिखूँ, इंटरवल यहाँ पे क्या इंक्लूड हुए हैं, यानी क्लोज इंटरवल आएगा √3, √5 है ना, और क्या आएगा इसमें। ठीक है, तो और क्या लिख सकता हूँ सर, ये भी ओपन मतलब क्लोज इंटरवल होंगे, -√3 और -√5। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यानी इन दोनों में इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे। देखो ध्यान से, मेरे हिसाब से अब आपको ना समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। अब ना आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये भी आपके सब PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो सबसे सिंपल सवाल है, साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया। और cos π/4 कॉट इनवर्स साइन कॉट इनवर्स cos π/4 की वैल्यू cos 45 यानी 1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ से कहानी ने थोड़ा मोड़ ले लिया सर, कॉट इनवर्स 1/√2 कोई वैल्यू होती नहीं मेरे पास, यानी मैं इसको कॉट के टर्म्स में नहीं लिख पाऊंगा, यानी मुझे इसको सर चेंज करना पड़ेगा साइन इनवर्स की फॉर्म में। और ये ध्यान रखना सर कि ITF से मुझे किस में चेंज होना है, ITF में चेंज होना है। ठीक है, तो कैसे चेंज होंगे ध्यान से देखना सर, मैं कॉट इनवर्स 1/√2 को क्या मान सकता हूँ, है ना, मैंने इसको मान लिया समथिंग x। ठीक है, अब क्या सर कॉट x किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट x इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ाई था कि सर PVP अपॉन HHP, जो कि बहुत फेमस है, पंडित बद्र प्रसाद हरहर बोले के उससे। ठीक है, निमोनिक से। तो सर कॉट क्या होता है मेरे पास, कॉट होता है P/B का उल्टा, यानी B/P। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B/P, यानी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, h² इक्वल्स टू B² प्लस P²। यानी इससे अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी सर, मेरे पास h² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं इसमें B² 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई सर, √3 आ गई h की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे कौन से निकालनी है, साइन, है ना, और साइन क्या होता है मेरे पास, साइन x किसके इक्वल में आएगा सर, P/H के इक्वल आएगा साइन x। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा सर, साइन x इज इक्वल्स टू P/H। h क्या था सर, √3, है ना, और p क्या था मेरे पास सर, √2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स √2/3 इक्वल्स टू x, है ना,
और देखो अब ये x आ गया मेरे पास, यानी मैं जो ये मेरा रिजल्ट आया तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, यानी साइन इनवर्स ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा √2/3, यानी डी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया हुआ है सब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, इससे मतलब सेम नहीं पूछा गया लेकिन इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो सर सॉल्यूशन। सर tan इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा आपको दिया हुआ है। अगर मैं 10 को उठा के इधर ले जाऊँ तो मेरे पास सिचुएशन क्या बनेगी सर, cot थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो मैं इसको cot को समथिंग यू लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 10 π/2 माइनस थीटा। याद करो 11th क्लास, याद करो 11th क्लास का वो पल समझ रहे हो? तो उसमें आपको क्या सिखाया था कि ना सर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर n π/2 की फॉर्म में हो प्लस माइनस और उसमें से कुछ हो रहा हो तो इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता था, है ना। और अगर n पाई की फॉर्म में होता था तो वो नो चेंज होता था। ये तो याद है ना। तो इस वजह से मैंने cot थीटा को ऐसे लिख दिया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना सर, cot थीटा प्लस कहाँ पे होता है, यहाँ पर, है ना। तो ये सर π/2 होता है और ये माइनस π/2 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस π/2 माइनस थीटा, हो ना भाई, माइनस π/2 माइनस थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे और वाली कंडीशन। ठीक है सर, 10 माइनस π/2 माइनस थीटा, ये भी tan 2 थीटा के इक्वल होगा, यानी ये दो कंडीशन वैलिड है। अगर मैं इस कंडीशन के थ्रू जाऊँ तो सर मेरे पास 2 थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा होगा, और इस कंडीशन के थ्रू जाऊँ तो मेरे पास 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस π/2 माइनस थीटा होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो आप, देखो ध्यान से, पहले वाली कंडीशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2 थीटा इक्वल्स टू, अच्छा मैं थीटा को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ तो सर 3 थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और π/2। ठीक है, अब इसको इधर ले आओगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको अगर इधर लेके आऊँगा तो सर 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस π/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस π/6 आ गई। ठीक है, तो दोनों वैल्यू ही वैलिड होंगी थीटा की। ठीक है, उन्होंने थीटा की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, इन दोनों में से जोन सी दे रखी वो लगा दो सर, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देख लो एक बारी। ठीक है, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट आप फटाफट। तो अब देखिए आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों भी। ठीक है, अब तो हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वीडियो में समझ लो, ये तो पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, cot ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना सर, मेरे को क्या दिया हुआ है, cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3। ठीक है सर, ये π/4 मतलब ये cot इनवर्स ना होता ना तो शायद ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन ये cot इनवर्स 3 मुझे दिक्कत दे रहा है ना। अगर चलो ये भी मुझे दिक्कत ना देता अगर ये अंदर 3 ना होता, अगर 3 की जगह कुछ और वैल्यू होती जो कि cot के लविंग एंगल के इक्वल होती है तो मैं इसको सॉल्व कर देता। ठीक है, तो यानी मेरे को ना ये दिक्कत दे रहा है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको कोई मतलब दे रहा है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई सा भी हो क्वेश्चन, तो उसमें क्या करो, एक्सलेट कर लो उसे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ सर, cot इनवर्स 3 को एक्सलेट कर लिया मैंने। अब मैंने इसको एक्सलेट करा तो क्या होगा सर, 3 इज इक्वल्स टू cot x हो जाएगा, है ना। ये बात आप जरा गांठ मार लो इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा सर, ये cot π/4 माइनस ट्वाइस ऑफ x। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ सर, cot जो है मेरे पास, cot है, cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी मैं इसको जो है 1/10 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, 1/10
10 पाई बाय 4 माइनस 2x, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है सर, 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला। क्या बन रहा है, 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला। तो इसमें लगा दो 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस 10x 10 अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 और 10 2x, ये मैंने लगा दिया इसके अंदर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस वाले को जरा मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके अगर मैं लिखूंगा तो रेसिप्रोकल करके लिखने में मेरे पास क्या आएगा सर, 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 2x अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस 10 2x, ये आ गया। मैंने इसको मतलब ऐसे करके स्विच कर दिया नीचे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आया हुआ था, इसको ऊपर स्विच कर दिया। अब देखो इसकी जगह पे सर 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10 2x। यहाँ तक आपको क्वेश्चन ब्रीफली समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सर इसके बाद क्या होगा। तो सर मेरे को ये पता है सर 10 2x का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके आगे मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि सर इसके आगे क्या करा जाए। आप लोगों को आ रही है समझ में? ठीक है, तो क्या करना चाहिए सर, 10 2x का फॉर्मूला पुट करो। 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 2x का क्या होता है फॉर्मूला सर, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, है ना सर। जब साइन 2x होता है तो नीचे पॉजिटिव हो जाता है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, अब इधर देखो, तो सर मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट करूँगा तो मेरे पास ना हौच पोच हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसकी एक वैल्यू निकाल लूँ। और क्या कहना चाह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मेरे पास ये वैल्यू थी, अब मैं इसकी अगर मैं 10 की फॉर्म में निकालूँ तो 10x मेरे पास 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेक करो ध्यान से। सर कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, है ना। तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। कुछ आ रही है बात समझ में? अरे यार भाई ये पढ़ रखा है ना सर, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा, है ना। अब ये 10 थीटा को मैं इधर ले आऊँ चाहे कॉट को इधर ले आऊँ, अब कॉट को मैं इधर लेके आऊँगा तो 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा, है ना। 10 थीटा को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गई कि नहीं होगी सॉल्व। ठीक है, क्या यार ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए तुम्हें। अब इधर देखो, तो सर मैं इसमें 10 2x की वैल्यू निकाल लूँ। 10 2x की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी सर, 2 10x 1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो मैं इसके बाद क्या लिख सकता हूँ, तो 2/3 और इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 1 8/9। ठीक है, देखो 3 से 3 पे जाएगा ये 1 और ये किस पे जाएगा 4 पे, यानी 3/4 आ गई। देखो वैल्यू भाई ये 4/3 तो मैं इसको ऊपर ले आया। तो 10 2x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है आपके पास। अब 10 2x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो डायरेक्ट, तो क्या आएगा सर, 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा सर 7/4, नीचे क्या आएगा आपके पास 1/4, 4 से 4 क्या, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आप ध्यान से देख लो इसको एक बारी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करा मैंने। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो एक बारी ना वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना, अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ये। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो सर इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो एक बात आप बताइए मुझे कि सर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो मेरे पास अंदर वैल्यू है ये वाली, तो ये वाली क्या इसके डोमेन में आ रही है, ध्यान से देखो, इसकी रेंज में आएगी, मतलब इसकी रेंज, इसको पुट करने पे इसकी रेंज आएगी मेरे पास। कहना क्या चाह रहे हो सर, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक मेरे पास पहुँचनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में पहुँचनी चाहिए, है ना भाई। इतनी बातें तो पता होंगी, याद करो वो 2 टेबल जो मैंने आपको बनवाई थी, है ना।
फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सर इसको ना ध्यान से देख लो और ये ना आपको याद होनी चाहिए टेबलें, तो उन टेबलों से ही होता है। ठीक है, तो सर मुझे यानी इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 5, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और देख लो सर, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 पाई बाय 5, है ना। तो 4 पाई बाय 5 तो इसका है नहीं सर, मुझे 3 पाई बाय 5 चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये बात अगर समझ में आई तो फिर मैं आगे चलूँगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो सर tan इनवर्स, ठीक है, अब मुझे चेक करना है सर इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्लास 11th, दोबारा पीछे जाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, पाई माइनस समथिंग हो रहा है, पाई माइनस समथिंग, माइनस में ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं ना, तो यानी सर ये आ गया मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, यानी ये मेरे को नेगेटिव ऑफ 10 2 पाई बाय 5 देगा सर, है ना। और 10 से 10 आप कैंसिल कर सकते हो, यानी क्या आएगा आपके पास, माइनस का 2 पाई बाय 5, ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लो। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको VIP मार्क कर लेना अपने लिस्ट में। देखो सर, आपको क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 4/5 को आपको अल्फ़ा मान लेना है, और साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान लेना है, बीटा मान लेना है। ठीक है, अब देखो इसमें सर, अगर मैं साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या होगा सर, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5, और इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन बीटा इज इक्वल्स टू 5/13। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सर अब मेरे को क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, लेकिन मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा कि सर मैं इसके बाद करूँ क्या, है ना। तो इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, तो आप ध्यान से अगर फोकस रहोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये ना सर एक तरीके से मेरे पास अल्फ़ा बन गया, देखो, और ये मेरे पास एक तरीके से बीटा बन गया कि नहीं बन गया, है ना, बन गया। अब मेरे को ये पता है कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है ना। तो मेरे को ना कुछ याद आ रहा है 11th क्लास का। सर 11th क्लास में ना आपने कुछ इस तरीके के फॉर्मूलाज कराए थे, साइन अल्फ़ा, साइन और एक और कौन सा कराया था, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 फॉर्मूलाज कराए थे आपने, है ना, जिसका रिजल्ट क्या था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसका क्या होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, इसका होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, है ना। तो यानी सर मुझे क्या करना होगा सर, इसमें साइन अल्फ़ा की तो आ गई, साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई, लेकिन मुझे और कौन कौन सी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा सर, इसमें साइन अल्फ़ा और मतलब कॉस अल्फ़ा और उसकी वैल्यू निकालूंगा। ध्यान से देखना सर, इसके थ्रू मेरे को ये पता लगा सर ये P/H होता है साइन, तो मैं इससे बेस की वैल्यू निकाल लूँगा, किससे, h² 3² प्लस b² करके, h² की वैल्यू 5² 4² b², यानी b² इक्वल्स टू 9, यानी b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गया। भाई कुछ नहीं करा, 16 को इधर लेके जाके 25 से माइनस कर दो तो 9 आएगा, 9 और फिर b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई, यानी कॉस अल्फ़ा मेरे पास क्या होता था, b/h, यानी ये होगा सर 3/h क्या था हमारे पास 5, तो ये मेरे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी निकालूंगा तो क्या था सर, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है सर, P/H, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस b², यानी b² इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब मेरे पास b की वैल्यू 12 आ गई, ध्यान से देखो, तो यानी मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ सर, कॉस बीटा की वैल्यू क्या लिख दूंगा, b/h, यानी 12 अपॉन में h क्या था हमारे पास
13, यानी इधर से मेरे पास कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें सर दो कंडीशन बनती है कि ना सर आपको कैसे पता लगेगा कि सर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, क्या कहते हैं, कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा वो मिटा दिया। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कॉस ए प्लस बी वाला, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला लगाना है, या फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला लगाना है। ठीक है, अब ये आपको पता है कब पता चलेगा, या फिर आपको ना ये MCQ की बजाय, ये MCQ दिया हुआ है ना मैंने, ये MCQ की बजाय आपको थ्योरेटिकल में आया हुआ इक्वल्स टू में कुछ करके, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इक्वल्स टू में साइन इनवर्स में आंसर दिया हुआ है तो आप ये वाला लगा दोगे, इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स में आंसर दिया हुआ तो आप ये वाला लगा दोगे। ठीक है, अब क्या है, मुझे पता नहीं है कि सर कौन सा आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर इसमें साइन इनवर्स में भी दिए हुए हैं, कॉस इनवर्स में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं पहले साइन इनवर्स का कैलकुलेट करता हूँ, तो साइन का कैलकुलेट करता हूँ, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इन सब की वैल्यूज़ मुझे पता है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, साइन अल्फ़ा की वैल्यू गोरी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस बीटा की ये रही 12/13। ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, साइन बीटा की वैल्यू 5/13। ठीक है, अब देखो इसमें सर 5 से 5 चला गया। ठीक है, 5 से 5 चला गया, और अच्छा इसमें देखो 5 से 5 भेजने की ना ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि ना हमारा ना LCM आसान हो जाएगा। सर LCM 65 आ गया, इसको इससे करोगे 48 प्लस 15, यानी 63/65 हो गया, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई आपके पास 63/65, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 63/65, ये आ गई आपके पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो है आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा ही निकालना था और आपने ये निकाल लिया। ठीक है, तो वैल्यू ये आई। अब देखो इन चारों ऑप्शन में से कोई मैच कर रहा है इसमें, है नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी ये वाला नहीं लगेगा सर। अब इसमें क्या करूँ मैं, ये वाला लगाता हूँ। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 12/13 माइनस, ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, साइन बीटा की वैल्यू 5/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो नीचे LCM 65 36 माइनस 20, यानी क्या आएगा 16/65, यानी ये क्या था सर, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई आपके पास 16/65, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कॉस इनवर्स 16/65, है ना। अब देखो अब ये वाली मैच कर रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया। अब देखो इन ऑप्शन में से कोई मैच कर रही है ये वाली, है ना। देखो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो इसको वीडियो को एक और बार रिवाइंड करके आप देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है सर, द वैल्यू ऑफ आपको इसकी निकालनी है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखना कि सर इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल CBSE पूछती है। CBSE आप चाहे CUET दो चाहे JEE मेन दो, कोई सा भी दो, इन दोनों से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। ठीक है सर, साइन इनवर्स कॉस ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, कॉस 43 पाई को मैं 40 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सर इसको मैं अगर 5 को नीचे नीचे ले जाऊँ तो सर ये 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। ध्यान से देखो, चेक करो।
ठीक है। अब मुझे चेक करना है सर 8 पाई जो है इसका आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, 8 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 4 5 6 7 8, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। इसमें प्लस 3 पाई बाई 5 हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 3 पाई बाय 5। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ कि सर मेरे को ना ये कॉस में दिया हुआ है और ये साइन इनवर्स फंक्शन है और मुझे ना इसको साइन में बदलना पड़ेगा, तभी ये मैं इसको कैंसिल आउट करके रिजल्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी मैं इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? देखो ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूँ सर, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो चेक करो, लिख सकता हूँ ना। तो अब सर साइन से साइन कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 5 पाई माइनस कितना आ जाएगा सर, 6 पाई अपॉन 10, यानी माइनस का पाई बाय 10, ये आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइनस पाई बाय 10, ठीक है। समझ में आई आपको, है ना। तो इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, तो साइन सेक इनवर्स 17 अपॉन 15 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सर मुझे एक बात बताओ कि ना, जब भी ITF आता है तो ITF को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, जब उसके बाहर भी सेम हो और अंदर भी सेम हो। यानी सर मुझे इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, किसमें, साइन इनवर्स में। तो सर मैं अगर सेक इनवर्स 17 अपॉन 15 को x मान लूँ, है ना, और इसको फर्दर सॉल्व करूँ, तो सर मेरे पास सेक x किसके बराबर आ जाएगा, 17 अपॉन 15 के। और सर सेक क्या होता है, PBP अपॉन HHB, ठीक है। तो सेक क्या होता है सर, कॉस का उल्टा, यानी H अपॉन B, यानी सेक x इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, मेरे पास इसके बराबर, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा सर, इससे मेरा बचा हुआ P निकाल लूँगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है सर, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू सर P मुझे निकालना है, और B क्या है सर, 15 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब देखो 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है, आप इसको कैसे निकाल सकते हो सर, 49 और 01, ठीक है, 1 in 7, 7 into 2 14, यानी 289 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस, है ना, और 15 का स्क्वायर क्या होता है सर, 225, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखो इधर, तो सर मैं इसको 225 को इधर ले आऊँगा, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 225, यानी क्या बचेगा सर, 64 बचेगा P स्क्वायर, यानी P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 आ गई। तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब आपके पास 8 आ गई, ठीक है। आपको क्या निकालना था सर, साइन एक्स किसके इक्वल होता है, P अपॉन H, यानी 8 अपॉन H क्या था आपके पास, 17, 8 अपॉन 17, ठीक है। तो अब इसकी साइन एक्स की जगह पे इसको पुट कर दोगे, तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन 17, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो आप चेक करो, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसका मतलब, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में करा करो, मेंशन में उसको आपका जवाब दूंगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अभी ना ये सेशन ला रहा हूँ PYQ में, ठीक है। तो इसमें MCQs में अभी कवर करवा रहा हूँ, सब्जेक्टिव अभी क्वेश्चन मैंने किसी भी चैप्टर का नहीं उठाया, चाहे वो मैट्रिसेस हो चाहे डिटर्मिनेंट हो, सिर्फ MCQs उठा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की डालूंगा मैं वीडियो, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। थैंक यू।